Hello and welcome to our today's discussion on flexible budget, where we'll be trying to make a production cost budget. Now the question is here for you. Production cost of a factory for a year are as follows: direct wages 80,000, material 128,000, production overheads फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटे गए हैं. फिक्स्ड इज 40,000, वेरिएबल इज 60,000. तो ये तो है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ ईयर, ये दी हुई है हमारे को. उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर इट इज एंटिसिपेटेड दैट द एवरेज रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रेम्यूनरेशन विल फॉल फ्रॉम 80 पैसा पर आवर टू 75 पैसा पर आवर. इसका मतलब जो हम ये लेबर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अभी कितना दे रहे हैं? 80,000 की डायरेक्ट वेजेस दे रहे हैं, ये कुछ कम हो जाएंगी, है ना. और कितनी कम हो जाएंगी कि ये 80 पैसा पर आवर की रेट से अभी दी जा रही है और फिर ये 75 पैसा पर आवर बन जाएंगी. देन दिस वाज एडजस्टमेंट ए, या जो फोर्थ कमिंग ईयर के अंदर एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं वो ये है. देन देयर इज बी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%. अभी जितना हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी 5% ड्रॉप हो जाएगी. 5% ड्रॉप हो जाने का मतलब अगर वो 100 आवर्स का काम कर रहे हैं आज और 100 यूनिट्स बना रहे हैं, एक सिंपल टर्म्स के अंदर लेते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं, एक बार बात करके देखते हैं कि ये जो एफिशिएंसी कम हो रही है उसका इफेक्ट क्या होता है. एफिशिएंसी कम हो रही है मतलब सपोज दे वर्क फॉर 100 आवर्स एंड प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, ठीक है ना. तो अब 100 आवर्स काम करके 100 यूनिट्स बना दी, लेकिन अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनकी एफिशिएंसी ड्रॉप्स बाय 5%. एफिशिएंसी ड्रॉप्स बाय 5%. जब ये एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी बाय 5%, रिजल्ट क्या होगा? अब ये काम करेंगे 100 आवर्स के लिए, लेकिन यूनिट्स कितनी बना पाएंगे? 95 यूनिट्स ही बना पाएंगे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 5% ड्रॉप हो गई है. तो जब ये 100 आवर्स का काम करते थे और 100 यूनिट्स बनाते थे, अभी 100 आवर्स का काम करके 95 यूनिट्स ही बना पाएंगे. इसका इम्पैक्ट जो क्वेश्चंस के ऊपर पड़ता है वो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हम इसको करेक्ट वैल्यूज से करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो एक गलत स्टेप हम ले सकते हैं उन गलत वैल्यूज से अगर हम करें तो क्या होगा. इंसिडेंटली अब बात ऐसी है कि जो बुक के अंदर आंसर दिए हुए हैं वो उस गलत वाले स्टेप से लिए हुए हैं, तो हम इस क्वेश्चन को एक्चुअली एक सही स्टेप से करेंगे और फिर उस गलत वाले स्टेप से भी लेकर के देख लेंगे. तो गलत वाले स्टेप को अगर हम लेते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे आंसर्स या वैल्यूज़ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो टैली हो जाएंगी. सो दिस इज़ आवर सिचुएशन. देखें इसका क्या होता है. अब मार्केट को कितना चाहिए? 100 यूनिट्स चाहिए. भाई जो हमारे पास बाहर से डिमांड आती है वो तो कितने की आती है? 100 यूनिट्स की आएगी. जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें कि हम वेजेस इतनी दे रहे थे, मटेरियल इतना दे रहे थे, एवरेज रेट इतना दे रहे थे, प्रोडक्शन एफिशिएंसी वाज गोइंग डाउन बाय 5%. प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33%. अभी हम यहाँ पहुँचे नहीं है लेकिन इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब अब हमारे को ज़्यादा बनाना है. ज़्यादा बनाने का छोड़ दो, अगर 100 यूनिट भी बनानी है तो 100 घंटे काम करने से काम नहीं चलेगा. अप टिल दिस टाइम 100 घंटे काम करते थे, 100 यूनिट बन जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? देयर हैज़ बीन एन एफिशिएंसी ड्रॉप. इसका मतलब 100 घंटे काम करने से अब कितना बनता है? 95 यूनिट्स ही बनता है. इस कंडीशन को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को अगर 100 यूनिट्स सप्लाई करनी है तो काम कितना करा जाए, कितनी देर काम किया जाए. एक बहुत छोटी सी एरर मिस्टेक हम जो कर जाते हैं वही होता है कि 5% ड्रॉप हो रहा है क्या, 5% ज़्यादा कर लेते हैं. 5% ज़्यादा काम करने से क्या होता है? 100 घंटे की जगह चलो हम 105 घंटे काम कर लेंगे. नाउ द थिंग इज, अगर आप 105 घंटे काम करते हैं तो उस 105 घंटे जो आपने काम किया है उसमें 95% एफिशिएंसी ही दे पाओगे आप. इसका मतलब जो गलती कर जाते हैं हम लोग, हम गलती कहाँ कर जाते हैं? हम सोचते हैं कि इसको हम 105 घंटे काम कर लेते हैं. ये किस तरह से आया? ये इस तरह से आया कि एग्जिस्टिंग प्लस जो हमारा एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा है उतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो 5% ऑफ 100.
दैट इज 100 प्लस 5% ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया, अगर इन दोनों में से मैं 100 को कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या बन जाता है 1 प्लस 5/100, देयर बाय मेकिंग इट 100 इंटू 1.05। अब एक स्कूल ऑफ थॉट तो कहती है कि जब हमारा 5% एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई है तो आप 5% ज़्यादा काम कर लीजिए। 5% ज़्यादा काम करने का मतलब क्या हो गया, जितना काम आप ये कर रहे हो उससे 5% एक्स्ट्रा काम कर लो। तो वो कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा 105 आवर्स। 105 आवर्स। अब रुकिए आप, 100 घंटे में 100 यूनिट बनती थी, दिस इज एक्सेप्टेड, पहले काम ऐसे हो रहा था। बट अब जो हमारे को दिया गया है वो ये दिया गया है कि एफिशिएंसी ड्रॉप्स बाय 5%, 5% कम हो जाएगी एफिशिएंसी। तो 5% कम हो जाएगी, इसका मतलब अब अगर 100 घंटे इन्होंने काम कर लिया तो ये कितना बनाएंगे, 95 यूनिट्स। लेकिन 95 यूनिट से काम नहीं चलेगा, मेरे को मार्केट में तो 100 यूनिट्स बेचनी है। अब उल्टी बात करते हैं कि अगर 100 यूनिट बेचनी ही बेचनी है तो इसका मतलब काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब 100 आवर्स काम करके तो 95 यूनिट्स ही बनती है। तो इसका मतलब 100 यूनिट्स बनानी है तो ज़्यादा काम करो। कितना ज़्यादा करो? अब जो गलती कर देते हैं हम लोग वो ये होती है कि अगर 5% कम हो गई है एफिशिएंसी तो हम काम को 5% बढ़ा देते हैं। ये भाई एफिशिएंसी कम हो गई है ना, मैं 5% बुरा काम कर रहा हूँ तो मैं 5% एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ। उसका नतीजा क्या हुआ कि जितना कर रहे थे उससे 5% एक्स्ट्रा किया, तो इट केम डाउन टू 105 आवर्स। अब यहाँ 1 मिनट का पॉज लेते हैं और वापस क्वेश्चन को समझते हैं। ये लाइन क्या कह रही है, एफिशिएंसी ड्रॉप्स बाय 5%। जितना मैं काम करता हूँ उसका 5% कम रिटर्न मिलता है। तो इसका मतलब 105 घंटे का रिटर्न कितना आना चाहिए था, 105 यूनिट। यही तो रेशियो था, 105 घंटे का 105 यूनिट आना चाहिए था। लेकिन अब मेरे समझ में आ गया कि नहीं, मेरे को 5% कम रिटर्न मिलता है। 5% कम रिटर्न मिलता है, मतलब इसका मतलब जितनी देर मैंने काम किया उसका कम रिटर्न मिलेगा। कितना, 105, मेरे को रिटर्न मिलता है 99.75। इसको अगर आप समझेंगे तो लेस 5% एफिशिएंसी ड्रॉप इज इक्वल टू 99.75। तो अब गड़बड़ ये हो गई कि हमसे गलती क्या हुई, हमने सोचा कि 5% एफिशिएंसी ड्रॉप हुई है, 5% कम बन रहा है तो हम 5% ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो आपने 100 की जगह 105 आवर्स काम कर लिया। 105 आवर्स जब आप काम कर लोगे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उस 105 का 5% कम मिलता है मेरे को। जितना भी मैं काम करता हूँ उसका 95% ही मिल पाता है। एफिशिएंसी ड्रॉप्स बाय 5%, तो जितना भी काम करता हूँ उसका 95% ही मिलता है। इसका मतलब 105 आवर्स का 95% कितना होगा, 99.75 यूनिट्स। जबकि देनी कितनी है हमारे को मार्केट में, 100 यूनिट्स देनी है। तो यहाँ पे आप सबने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखा होगा, यहाँ पे इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला आएगा। या ये दो एक जैसे फॉर्मूले हैं जो हमारे को थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। वो जो दूसरा फॉर्मूला है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, वो क्या है कि आपने ये जो किया है ना 100 इंटू 1.05, उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए था, 100 अपॉन 1 माइनस 0.05। ये जो आपने 1 प्लस 5% किया है, मैं कह रहा हूँ 1 माइनस 5% कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 100 अपॉन कि मैं 100 आवर्स काम करता हूँ लेकिन मेरे को रिटर्न कितना मिलता है, 95% ही मिलता है। तो ये कितना हो जाता है आपके पास, 100 डिवाइडेड बाय 0.95। इसका मतलब मेरे को 105 घंटे काम नहीं करना है, इसका मतलब मेरे को 105.26 आवर्स के लिए काम करना है। मैं 105.26 आवर्स के लिए काम करूंगा, तो जितना भी मैंने काम किया है, कितना काम किया, 105.26 आवर्स, उसका 95% मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। इसका 95% अगर मैं करता हूं तो वो आ रहा है 99.999999 विच इज 100 यूनिट्स। तो अब यहां पे दो सिचुएशंस हो गई। ये हमेशा हमारे को थोड़ा कंफ्यूज करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी काफ़ी जगह इन्होंने कंफ्यूज किया था कि हमारे को वो जो डिस्काउंट मिल रहा है, जो एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, क्या वो टोटल पे हो रहा है या वो अभी के अमाउंट पे हो रहा है। तो जो एफिशिएंसी ड्रॉप है वो तो कैसा होगा कि मैं महीना भर काम करूंगा और फिर जब रिटर्न कैलकुलेट करूंगा तो उस महीने भर जो काम किया उसका कम रिटर्न मिल रहा है। तो फॉर्मूले दोनों कौन से हैं,
it could be either 100 into 1.05 or it could be 100 upon 0.95। इन दोनों के अंदर फ़र्क बहुत ही कम आता है अगर हम छोटी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। 99.75 आई थी तो हम यही सोचेंगे ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स है। फ़र्क कम आता है, लेकिन ये समझने की बात है कि जो एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ है इसका मतलब 5% कम हुआ है, तो 5% ज़्यादा काम करने से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को एक्चुअली थोड़ा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि 5% ज़्यादा काम किया था तो मेरे को देखा कि रिटर्न कितना मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है, जबकि डिमांड कितनी है 100 की। तो रिवर्स फार्मूला क्या है कि 100 यूनिट्स अगर आपको चाहिए और एफिशिएंसी आपकी 95% है तो 100/95 दैट इज़ 105.26 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा। ये अगर आप समझ सकें तो वो क्वेश्चंस होते हैं कि किसी चीज़ की 10% रेट प्राइस बढ़ा दो और फिर 10% का डिस्काउंट दे दो, इट इज़ नॉट इक्वल। जब हम छोटे थे तब हमने ये क्वेश्चंस किए थे कि एक चीज़ 100 रुपये की है, उसको 10% प्राइस बढ़ा दो तो वो 110 की हो जाएगी, फिर 10% डिस्काउंट दे दो, तो आप एक्चुअली नुकसान में रह जाओगे। क्यों? क्योंकि जब 100 की थी आपने प्लस 10% किया तो क्या हो गया 110, फिर आपने माइनस 10% किया तो क्या हो गया, क्योंकि जो 10% डिस्काउंट लगा है वो 100 पे नहीं लगा, वो 10% डिस्काउंट किस पे लगा है, फाइनल वैल्यू पे लगा है। सेम इज ओवर ईयर, जो एफिशिएंसी ड्रॉप आया है वही 100 तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू थी, हमारी जो फाइनल वैल्यू है उस पर 5% ड्रॉप आएगा। फाइनल वैल्यू पे ड्रॉप आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया 100/0.95। फाइन, तो यही वाली बात यहाँ हो रही है। हमारा क्या हुआ था कि हम 5% पीछे चले गए थे एफिशिएंसी ड्रॉप के कारण, तो हमने सोचा कि हम 5% आगे चले जाते हैं। दिस वॉज 5% पीछे जाना, हमने सोचा कि हम 5% आगे चले जाते हैं, बात बराबर रहेगी। दिस इज़ नॉट सेम, ये गड़बड़ हो जाएगी। 10% इंक्रीज करना और 10% डिक्रीज करना। रिवर्स कर लीजिए, 100 रुपीज़ हैं, प्राइस को 10% स्लैश कर देते हैं और 10% बढ़ा देते हैं। 10% स्लैश किया तो कितनी हो गई 90, 10% बढ़ाया तो कितनी हो गई 99। इसका मतलब प्लस 10% माइनस 10% इज़ नॉट ज़ीरो, सेम इज़ ओवर हियर। आपने जो गलत एस्टिमेट लगा लिया कि 5% नीचे गया हूँ तो 5% एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, गड़बड़ वैल्यू आ रही है, उस हिसाब से टारगेट मीट नहीं होगा। इसका मतलब टारगेट मीट करना तो फॉर्मूला क्या रहेगा 100/0.95, क्योंकि 5% ड्रॉप है तो मैं अभी किस कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ 0.95 पे। तो हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इससे करेंगे। पूरा सॉल्व हो जाने के बाद मैं आपको एक दूसरे कलर से जो या ये गलती हम कर सकते हैं, इस गलती के साथ इसको सॉल्व करके देखेंगे तो देखेंगे बुक से आंसर्स टैली हो जाएंगे। तो इन एनी केस सबसे पहले तो हम इसको वैसे ही करते हैं जैसे किया जाना चाहिए, जो सही तरीका है, और फिर गलती समझने के लिए कि गलती कहाँ हो सकती है हमसे, हम उसको गलत तरह से भी करके देख लेंगे। तो यहाँ तक तो हमारी बात हुई कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%, तो उसका हमने देख लिया कि हमारे को क्या सोल्यूशन करना है। और फिर आपके बाद जो पॉइंट सी है वो क्या कह रहा है, प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विसेज विच कंप्राइज ओवरहेड विल रिमेन अनचेंज्ड। प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विसेज विच कंप्राइज ओवरहेड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो हमारे जो भी ओवरहेड्स हैं वो अनचेंज रहने वाले हैं। प्राइसेस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विच इज़ ये जो 1,20,000 रुपया लग रहा है ये अनचेंज रहेगी, एंड प्राइसेस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विसेज, अदर मटेरियल एंड सर्विसेज जो भी हैं हमारी वो भी अनचेंज रहेंगी। प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33%। तो अभी जो भी आप प्रोडक्शन रेट है आपका जितना भी है, इसके अंदर कहीं डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, हम देखने की कोशिश करते हैं अगर हमारे कुछ समझ में आता है तो, बट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। बट वट एवर इज़ द प्रोडक्शन रेट राइट नाउ, उससे 33.33% ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे 33% ही दिख रहा है हमारे को, इट इज़ एक्चुअली 33 1/3%। उतना हमारा प्रोडक्शन इस बार बढ़ने का है। तो ड्रॉ अप अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हमारे को तैयार करना है। तो हमेशा की तरह मैं पहले यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ, आप भी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और टेबल बना लीजिए। इसके लिए जैसी आपको समझ में आती है टेबल बनेगी, और फिर हम टैली करते हुए चलते हैं कि आपकी टेबल कैसी है, मेरी टेबल कैसी है, अपनी वैल्यूज़ मैच होती हैं या नहीं होती है। राइट, तो आप भी टेबल बनाइए, मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। ये आ गई हमारी टेबल। छोटी सी टेबल रहेगी क्योंकि हमारे को बाय एंड लार्ज 4 ही खर्चे दिए गए हैं, उन्हीं के अंदर हमारे को एडजस्टमेंट्स करने हैं। खर्चे कौन कौन से हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटीरियल,
प्रोडक्शन ओवरहेड जिनमें से 40,000 फिक्स्ड रहेगा। तो अब हमारा जो इंक्रीज़ हो रहा है 33%, 33.33%, दैट इज़ 1/3 इंक्रीज़ हो रहा है। लिटरली हम 1/3 मान सकते हैं। तो जो 1/3 इंक्रीज़ हो रहा है उसके अंदर फिक्स्ड तो 40,000 ही रहेगा, जो वेरिएबल है उसको अपन इंक्रीज़ करके देख लेते हैं। तो ये हुई हमारी टेबल, और इसके अंदर अगर हम हेडिंग्स डालने चाहें या इसको पहले ही कंप्लीट करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और ये क्या है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्या क्या है हमारे पास, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, then there is direct labor at what rate per unit, और फिर क्या खर्चे हैं हमारे पास, प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल। प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख देते हैं इस कलर से। ये भी हमारे पास दो तरह के हैं, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड तो फिक्स्ड हो जाएंगे, और जो भी वेरिएबल आ रहे हैं वो पर यूनिट किसी रेट पर आ जाएंगे, वो भी हम देख लेते हैं। इतना हो गया, और उसके बाद अपने पास कोई खर्चा नहीं है तो वी कैन जस्ट गो अहेड एंड ऐड देम टू गेट आवर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है ना, ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब हम जगह को थोड़ा सा साफ करके बचा लेते हैं, जिससे कि हम अपने वर्किंग नोट्स एंड कैलकुलेशंस कर सकेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट वेजेस 80,000 लगी है हमारी, और अभी हमारा जो पेमेंट है वो 80 रुपीज़ पर आवर से है, और आगे जाकर के ये पेमेंट कैसे हो जाएगा 75 रुपीज़ पर आवर से। लेकिन इतना ध्यान रहे कि अब हमारा 1/3 इंक्रीज़ होने वाला है एक्टिविटी लेवल, और जो हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होने वाला है बाय 5%। तो अब ये हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारा ओपन अप होगा। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर, अच्छा सॉरी अपन ने उल्टा लिख दिया है, यहाँ वेजेस पहले मटेरियल पहले। तो चलिए डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर कितना है हमारा 80,000। अब हमारे को ये पता करना होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि कितनी देर का पेमेंट हुआ है। सपोज 100 आवर्स का पेमेंट हुआ है, तो अब जब एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगा तो पहले तो मैं निकालूंगा अब कितने देर का पेमेंट करना है। तो क्या करते हैं, मेरे को नहीं पता कितने घंटे का पेमेंट हुआ है, क्या पता कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, इसको मैं क्या कह देता हूं, लेट x hours इज इक्वल टू पेमेंट ऑफ 80,000। तो फिर 1 आवर का पेमेंट कितना होएगा, 80,000 अपॉन x रुपीस, ठीक है ना। लेकिन मेरे को पता है कि 1 आवर का पेमेंट कितना हो रहा है। 1 आवर का पेमेंट कितना हो रहा है, इन्होंने लिखा है कि पहले 80 पैसा पर आवर था, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0.80। तो यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है, x इधर चला जाएगा, 0.8 इधर आ जाएगा। तो वी गेट x इज इक्वल टू 80,000 अपॉन 0.80। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.8 से एक ज़ीरो और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 लाख की जगह 80,000 की जगह 8 लाख, और नीचे हमारे पास ये बन जाएगा 8। तो ये कैंसिल किया तो ये बन गया 1 लाख।
तो इसका मतलब ये कितने आवर्स थे, 1 लाख आवर्स का पेमेंट हो रहा था 80,000 का। क्या किया हमने कि मेरे को अब ये पता नहीं कितने घंटे का पेमेंट हो रहा था और मेरे को वो घंटे बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि एफिशिएंसी ड्रॉप आ रहा है, तो मेरी लेबर को ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इशू इज़ कि कितना था, एक्स घंटे का 80,000 रुपीज़ था, तो 1 घंटे का कितना होगा, इस एक्स को उधर भेज दीजिए आप 80,000 अपॉन एक्स। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि 1 घंटे का पेमेंट है 0.8, तो 1 घंटे का पेमेंट या तो इतना कह सकते हैं हम जो रिलेशन से आ रहा है, या फिर हम 0.8 कह सकते हैं। तो ये जो बन गई हमारे लिए एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसे बन गई कि एक तो हमारा रिलेशन से आया कि भाई कितने घंटे का कितना पेमेंट हो रहा है, और एक हमारे को ऑलरेडी गिवन है, तो 80,000 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.8, तो इस एक्स को इधर ले गए, 0.8 को इधर ले आए, तो 80,000 अपॉन 0.8 इज 1 लाख। इसका मतलब अब मेरे को समझ में आ गया कि कितने आवर्स का पेमेंट हो रहा था, कितने घंटे का पेमेंट हो रहा था, 1 लाख घंटों का पेमेंट हो रहा था। द पेमेंट वॉज बीइंग मेड फॉर 1 लाख आवर्स और 80 पैसा की रेट से हो रहा था, तो वो 80,000 रुपीज़ का पेमेंट हो रहा था। नाउ द थिंग इज कि एफिशिएंसी विल ड्रॉप बाय 5%। तो अगर यही हालात रहते तो मेरा 1 लाख आवर्स में काम नहीं होना था, मेरे को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता। तो अब यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड आफ्टर ड्रॉप इन एफिशिएंसी, ड्रॉप इन एफिशिएंसी बाय कितना है 5%। कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था 100 अपॉन 9.95, तो ये कितना हो गया, इस बार 100 आवर्स नहीं है, इस बार 1 लाख आवर्स हैं, अपॉन क्या कर देते हैं 0.95, ये आ जाएगा आपका 1 लाख अपॉन 0.95। 105,263 is equal to 105,263.158। अब ये अगर आपको समझ में आया, हमने पहले तो ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई पहले कितना घंटा काम हो रहा था। वो क्यों मैं पता कर रहा हूं, क्योंकि पहले 80 पैसा से पेमेंट हो रहा था, अब 75 से होगा, तो पता तो पड़े कितने घंटे का पेमेंट हो रहा था, तभी तो मैं फिर 75 रुपीज़ से पेमेंट करूंगा। हाँ, एक सिंपल कैलकुलेशन ये हो सकती थी कि 80 और 75 का रेशियो यूज़ करके भी हम पता लगा सकते थे, बट प्रॉब्लम इज एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है 33%, 33.33% प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। हम सबसे पहले तो देखते हैं कि पहले कितना पेमेंट हो रहा था, तो ये वाला रिलेशन यूज़ करके हमारे को पता पड़ा 1 लाख घंटे का पेमेंट हो रहा था। फिर मेरे को पता पड़ा कि इस बार एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी, तो अगर यही लोग काम कर रहे होते तो इस बार 1 लाख घंटे काम करने से काम नहीं चलना था, इस बार दे वुड हैव हैड टू वर्क फॉर 1,05,263 आवर्स, इतना काम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा था हमारा। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारे को तो 33.33% बढ़ा देना है अपना, तो वो क्या हो जाएगा, अब आ जाता है फॉर इंक्रीज ऑफ 33%, increase of production, increase of 33 1/3% और बाय 1/3 इंक्रीज हो जाएगा। 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3 बढ़ जाएगा। तो फॉर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन लेवल, इतने घंटे तो काम करना पड़ता पुराने हिसाब से, लेकिन इस बार तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल तरह से ही लेते थे 105,263.158। चलिए और भी सिंपल ले लेते हैं। इतना तो पुराने टाइम में करना पड़ रहा था, अब जब आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है प्रोडक्शन, तो वो कितना हो जाएगा 33.3333% ऑफ दिस, जितना ये है इसका 33% और बढ़ा दो, 105,263.158, ये आपके पास आ जाएगा 140
350, 140, 350.88 कर देते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, पहले तो हमने पता लगाया कि ये लोग पुराने टाइम में कितना काम कर रहे थे 1 लाख आवर्स। फिर हमने पता लगाया कि एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाने के बाद अगर पुराना ही काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, 105। तो एक चीज़ तो हमने एडजस्ट कर दी। यहाँ दो चीज़ें एडजस्ट करनी है, एक तो एफिशिएंसी ड्रॉप को एडजस्ट करना है और एक इंक्रीज को एडजस्ट करना है। तो पहले तो पुरानी स्थिति पता पड़ी, व्हाट वाज द कंडीशन। फिर हमने जो 5% का एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा है उसको एडजस्ट करवा दिया। और फिर अब जो हमारे को ज़्यादा का प्रोडक्शन चाहिए, 33.33% एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने पता लगा लिया कि इस एफिशिएंसी ड्रॉप के बाद भी हमारे को 140 घंटे 1,40,350 1,40,350 आवर्स के लिए काम करूंगा, तो फिर मैं अभी से 33.33% एक्स्ट्रा कर पाऊंगा इन स्पाइट ऑफ एफिशिएंसी ड्रॉप। तो इसका मतलब इतना काम करूंगा, कुछ ड्रॉप भी मैं खराब हो जाएगी तो भी मेरे को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। नाउ डायरेक्ट लेबर का पेमेंट किस रेट से हो रहा है, 75 पैसा पर यूनिट से दिया हुआ है हमारे को, 0.75 पर यूनिट। और कितने घंटे का पेमेंट करना है, 140, 350.88, तो मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया आपके पास 105,263 105,263.158। डायरेक्ट लेबर का जो पिछली बार का पेमेंट हो रहा था 80,000, वो इस बार कितना आएगा, 105,263। फाइन। डायरेक्ट मटेरियल का क्या कह रहे थे ये, द एवरेज रेट फॉर डायरेक्ट लेबर रेम्यूनरेशन विल फॉल फ्रॉम 0.8 per hour to 0.75. Production efficiency will be reduced by 5%. Price per unit of direct material and other material and services which comprise overheads will remain unchanged. बाकी सबकी प्राइसेस सेम ही रहने वाली है। तो कितना था हमारा, डायरेक्ट मटेरियल का भी अब निकालें कितना आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल का हम वैसे ही डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, इसको हटा दूं मैं, या फिर यहां पे कर सकते हैं हम काम। कोशिश करते हैं कि इधर इधर में आ जाए, क्योंकि इधर फिर हम वो जो गलत वाली वैल्यूज़ हैं जिनसे बुक में किया गया उससे भी हम करके देखेंगे। इन एनी केस ये तो हो गया हमारा। डायरेक्ट मटेरियल कितना था, 1,20,000। विद इंक्रीज ऑफ 33.3333% कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 33.33, एक बार परसेंट लिख देते हैं इसको, परसेंट ऑफ 120, ये हो जाएगा 120,000 और 33.33% ऑफ 120,000 विल बी 40,000, मेकिंग इट 160,000। तो ये हमारे को मिल गया 160,000, 100। और फिर हमारे पास है फिक्स्ड ओवरहेड्स में। फिक्स्ड कितना दिया हुआ था, 40,000 ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे को, तो वो तो रह जाएगा आपका 40,000 की रेट से ही। और वेरिएबल कितना दिया हुआ है हमारे को, वेरिएबल दिया हुआ है 60,000। तो 60,000 का अगर हम देखें तो कितना बन जाएगा हमारे लिए, यहां पे दूसरे पेन से कर देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, 60,000 के। वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे 60,000 के हैं और हमारा स्टैंडर्ड कितना निकला था, 1 लाख आवर्स का। तो इसका मतलब 1 लाख घंटों का कितना पेमेंट जा रहा था, 60,000। क्योंकि ये वेरिएबल है तो हमारे को पर यूनिट तो निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे को पता नहीं है। तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता है तो लेट अस मेक नंबर ऑफ आवर्स एज आर पर यूनिट मेजरमेंट। नंबर ऑफ आवर्स मेरे को पता है, 1 लाख घंटे का मैं 60,000 रुपये का पेमेंट कर रहा था,
तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड वो 60,000, देयरफॉर पर आवर वेरिएबल ओवरहेड कितना हो जाएगा 60,000 अपॉन 1 लाख, मेकिंग इट 0.6 पर आवर। नाउ ये कितना है आपके पास 60 पर आवर, और अब आपको कितना आवर्स का पेमेंट करना है, यहां पे हमारे पास है नई एफिशिएंसी की जो हमारा रिकॉर्ड आया उसके अंदर हमारे को कितना करना है 140 आवर्स का पेमेंट करना है। तो इतने घंटे का पेमेंट करेंगे 0.6 की रेट से, तो कितना आ रहा है ये 14350.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये पेमेंट हो जाएगा 84,210.53 84,210.53 84,210.53। सो द आइडिया इज कि डायरेक्ट मटेरियल हमारे को पकड़ में आया कि भाई सॉरी डायरेक्ट लेबर हमारे को पकड़ में आया कि 1 लाख घंटे काम होता है, 5% एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई तो 1,05,000 घंटे काम करना पड़ेगा, बट हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है 33.33%, तो इसका मतलब इस बार हमारे को कितना घंटा काम करना है 1,40,350.88 आवर्स। तो अब हमारे को पता पड़ गया कि इस बार इतना पेमेंट करना है और 0.75 पैसा से करना है, 0.75 रुपीज़ से करना है, तो वो इतना पेमेंट हो गया। तो टोटल पेमेंट आ गया हमारे पास डायरेक्ट लेबर का इतना। डायरेक्ट मटेरियल का पहले हम कर रहे थे 120 का और 33% एक्स्ट्रा बना रहा है। मटेरियल पे एफिशिएंसी ड्रॉप तो लगेगा नहीं, वो तो लेबर का एफिशिएंसी ड्रॉप है, तो इसका मतलब वो वेजेस के अंदर और उसमें लगेगा। तो मटेरियल के अंदर तो कोई ड्रॉप लग नहीं रहा है, तो मटेरियल का सीधा कितना हो गया 120 था, उसको इंक्रीज कर दिया बाय 33.33%, तो वो कितना बन गया आपका 1,60,000 हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो दे रखे हैं हमारे को प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फिक्स्ड था 40,000, वो तो उतना ही रहना था। वेरिएबल थे 60,000। अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो फिर से हमारे को देखना पड़ेगा पर यूनिट कितना आ रहा है। तो पिछली बार जो डेटा गिवन है हमारे को यहाँ पे उसके अंदर 60,000 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है। कितनी यूनिट्स के लिए ये तो पता नहीं, तो हमने क्या किया आवर्स से देख लिया कि ये 1 लाख घंटे का पेमेंट हुआ था 60,000 का, तो पर आवर कितना पेमेंट हुआ होगा 60,000 अपॉन 1 लाख, दैट इज 0.6। तो 60 पैसा से पहले पेमेंट हो रहा था 1 घंटे का, तो 1 लाख घंटे का कितना हो गया 60,000। लेकिन दिस टाइम हमारे को पेमेंट कितना करना है 1,40,350 आवर्स का, तो ये पेमेंट बन गया 1,40,350 आवर्स का एट रेट ऑफ 60 पैसा 84,210। तो अगर इस सब को टोटल कर लिया जाए तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये सारा हो गया 389,473.686, इतना ही आ रहा है। तो ये तो हुआ करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट वैल्यू। अब अगर हमने जैसा शुरू में डिस्कस किया था और हम गलत रास्ते चले जाते तो उसका फर्क क्या पड़ता कि हम इसको 1 लाख आवर्स मानते और फिर हम ये मानते कि भाई 5% एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है तो मैं 5% ज़्यादा काम कर लूँगा। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करके दिखाते मुझे, उस कैलकुलेशन को कहाँ किया जाए, यहाँ कर लेते हैं उस कैलकुलेशन को। फिर आप मेरे को कैलकुलेशन क्या दिखाते कि 1 लाख आवर्स प्लस 5% ऑफ 1 लाख आवर्स, तो आप मेरे को बोलते हैं कि सर ये 105,000 आवर्स हो जाएगा। इन दैट केस ये नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड आफ्टर ड्रॉप इन एफिशिएंसी जो हमारा 105,263 आया, आपका कितना था 105 आवर्स आता, और फिर आप 33% इंक्रीज करना था हमारे को। तो सेकंड केस आपका क्या हो जाता, इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 33.33%। तो आप बोलते कि सर ये 105,000 प्लस 33.33% इंक्रीज ऑफ 105,000। तो फिर आप मेरे को ये वैल्यू बताते कि सर ये बन जाएगा 105 प्लस 35 140
1000। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आई थी 143,50, वो आपके केस में वैल्यू आती है 140,000 की। इंक्रीज इन प्रोडक्शन 140,000 आवर्स। और फिर जब आप इसका 75 पैसा से पेमेंट करते, जैसे इस 140 का हमने 75 से पेमेंट किया तो कितना हुआ, इतना। तो 140 का जब आप 75 से पेमेंट करते, देयरफॉर डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 105, सॉरी ये 140 है, 140,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 इज इक्वल टू 105,000। तो आपका पहला तो डिफरेंस आता है कि ये वैल्यू आती है 105,000। और डायरेक्ट मटेरियल आपका रहता, हमने कितना लिया था डायरेक्ट मटेरियल 120, तो वो तो ठीक है 160 ही आपका भी आता। और फिक्स्ड आपका भी कितना आता 40,000। ये कब की बात कर रहे हैं, जब हमने ये वाली गलत कैलकुलेशन कर दी। ये गलत कैलकुलेशन कौन सी है कि हमारे को फॉर्मूला कौन सा लगाना था 100/0.95, लेकिन हमने लगा कौन सा दिया 100 इंटू 1. दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। अब हमने अगर रॉन्ग कर दिया होता तो ये कैलकुलेशन चल रही होती, और उस केस में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती, वेरिएबल ओवरहेड जो हमने निकाला यहाँ पे वो किस तरह से आता कि वैसे तो 60,000 है, तो 60,000 ही रहना था, 100 ही रहना था, 60 पैसा ही रहना था। और फिर जो हमारा इंक्रीज हो जाना था, इंक्रीज के लिए आपने क्या किया था लास्ट टाइम कि वेरिएबल ओवरहेड आपने रेट निकाल ली थी 60 पैसा, और पेमेंट करना था हमारे को 1,40,000 आवर्स का। तो 1,40,000 इंटू 60 पैसा आपने किया था, तो वो आ गया था आपका 84। इस बार क्या होता, वो 1,40,000 नहीं होता, वो कितना होता 1,40,350 नहीं होता, वो होता 140,000। तो वो हो जाता 140,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मेकिंग इट 84,000। और आपका फाइनल वैल्यू जो आती वो आती 389। तो जब हम बुक से टैली कर रहे हैं तो हमारे बुक में जो आंसर दिया हुआ वैल्यू दी हुई है वो 389,000 दी हुई है। बुक के फिगर्स क्या हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 389,000, डायरेक्ट वेजेस आर 105,000। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इस फॉर्मूले से 105,000 आ रहा है। और ये हमने देखा था कि अगर हम 105 आवर्स का काम करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 99.75 ही रह जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये इस फॉर्मूले से आ रहा है। हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे क्योंकि करेक्ट वैल्यूज ये वाली है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये कितने रेट से आया था 60 पैसा से, 0.60 से। फाइन, सो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। ये क्वेश्चन का बुक से अगर टैली करते हैं तो आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, ये वाला है जो कि एक्चुअली गलत है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस वन। फाइन, सो दिस वाज इट फॉर आवर क्वेश्चन 12 ऑफ चैप्टर 3, जहां पे हमने क्या बनाया, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल प्रिपेयर अ मास्टर बजट। अब तक हमने मास्टर बजट्स नहीं बनाए, अब तक हमने प्रोडक्शन बजट बनाए, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाए, लेबर बजट्स बनाए। प्रोडक्शन मास्टर बजट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम बनाएंगे, विच विल बी चैप्टर 3 क्वेश्चन 13। So this is it for our today's lecture. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.